हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस टेंशन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक जो चीज़ें थी, जो डेफिनेशन थी सरफेस टेंशन की, वो डिस्कस कर ली थी। और उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम फॉर्मूले के अंदर उसे डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को। और दूसरी जो चीज़ है वो हमने डिस्कस की थी कि क्या क्या फैक्टर जो हैं वो सरफेस टेंशन को यानी पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था कि टेम्परेचर पर वो इफ़ेक्ट करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। दूसरा हमने देखा था इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धि अगर हम मिला दें किसी भी द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उसका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो डिग्री ऑफ कॉन्टेमिनेशन पर डिपेंड करता है। यानी कितना वो सोल्यूबल है, इम्प्योरिटी जो हमने उसके अंदर डाली है वो उसके अंदर कितनी सोल्यूबल है, इस पर डिपेंड करता है। यानी जब भी हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि वो इम्प्योरिटी जो है वो उस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है या सोल्यूबल नहीं है, पार्शियली सोल्यूबल है या फिर कंप्लीटली सोल्यूबल है, इस पर वो चीज़ डिपेंड करती है। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इस जो अपने पास सरफेस टेंशन है उसके लिए क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, या नॉर्मल लाइफ के अंदर सरफेस टेंशन जो है वो कैसे अपनी यूज में आता है। तो देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल से हैं, हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ, ये एज मैं एग्जाम्पल बोल सकता हूँ लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, यह आपने कई बार देखा भी होगा कुछ। चलिए, फर्स्ट जो एप्लीकेशन होता है वो होता है गंदे कपड़े। गंदे कपड़े का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी कपड़ा जो है वो मैला हो जाता है, तो मैला होने पर क्या होता है, एक तो हम नॉर्मल वाटर से उसे वॉश करते हैं, ठीक है, दूसरा हम लोग डिटर्जेंट उसके अंदर डालकर फिर वॉश करते हैं। तो नॉर्मल कपड़े के ऊपर तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो होता। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कोई ऑयल का या ग्रीस का कोई धब्बा जो है वो किसी कपड़े के ऊपर लग गया, तो वो ग्रीस या ऑयल का धब्बा जो है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर जो है उस वाटर के अंदर हम सोप या डिटर्जेंट जो है वो ऐड कर देते हैं। या तो सोप हम लोग यूज करते हैं या फिर डिटर्जेंट जो है वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब सोप और डिटर्जेंट जब हम ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जब वाटर के अंदर डिटर्जेंट ऐड किया जाता है तो वो उसके अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है, और कम्प्लीटली सोल्यूबल होकर वो सरफेस टेंशन को जो है, जो वाटर की सरफेस टेंशन है उस सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। सरफेस टेंशन जो है वाटर की उसे क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब सरफेस टेंशन अगर वाटर की डिक्रीज हो जाएगी तो जो वेटिंग पावर है वाटर की, वेटिंग पावर का मीनिंग हो गया कि उस ऑयल के धब्बे तक पहुंचने की जो पावर है वाटर की वो इंक्रीज हो जाती है। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गई, इसका मीनिंग हो गया जो वेटिंग पावर है, वेटिंग पावर का मीनिंग क्या है कि उस धब्बे तक पहुंचने की जो पावर है उस वाटर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी ज़्यादा अच्छे से वो उस धब्बे के जो मॉलिक्यूल्स है उन तक पहुंच सकता है। तो वेटिंग पावर जो है वाटर की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको, वेटिंग पावर इंक्रीज होने को मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एडेसिव फोर्स होता है, एडेसिव फोर्स कौन सा होता है, एडेसिव फोर्स होता है जब दो अलग अलग लिक्विड के या दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो जो एडेसिव फोर्स होता है वो यहाँ पर किन किन के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, वो एडेसिव फोर्स होगा वाटर के मॉलिक्यूल और जो ऑयल का धब्बा है या ऑयल का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो इंक्रीज होता है। अब एडेसिव फोर्स जो है यहाँ पर, एडेसिव फोर्स
जो इंक्रीज होगा यहाँ पर एडेसिव फोर्स कौन सा, जो वाटर और किसके बीच में है, जो है उस ऑयल के धब्बे के बीच में या ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच में। तो ऑयल के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का एडेसिव फोर्स अगर इंक्रीज होगा यानी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो ऑयल के मॉलिक्यूल को कपड़े से हटाकर उस वाटर के अंदर खुद के अंदर सोल्यूबल बना लेगा, यानी जो ऑयल का डब्बा है या फिर ग्रीस का डब्बा है उसे वो उस साबुन के पानी के अंदर सोल्यूबल बना लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और इसकी वजह से कपड़े जो हैं वो पहले से नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल या बेसिक एप्लीकेशन होता है कि जब वाटर के अंदर सोप या डिटर्जेंट को ऐड किया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है। पृष्ठ तनाव घटने का मतलब हो गया जो भिगोने की शक्ति है, जो उस कपड़े को भिगोने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। कपड़े को भिगोने की शक्ति का मतलब क्या हो गया कि जो एडेसिव फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और एडेसिव फोर्स यहाँ पर किस किस के बीच में है, वाटर मॉलिक्यूल और ऑयल या ग्रीस के मॉलिक्यूल के बीच में, वो इंक्रीज हो जाएगा तो कपड़े ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। अगर हम दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरे एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो दूसरा एप्लीकेशन होता है एंटीसेप्टिक लिक्विड। तो दूसरा एप्लीकेशन होता है एंटीसेप्टिक लिक्विड, एंटीसेप्टिक लिक्विड यानी जैसे डेटोल है, सेवलोन है, ये सारे के सारे क्या है, एंटीसेप्टिक लिक्विड है। अब इन एंटीसेप्टिक लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसा रखा जाता है, इनका सरफेस टेंशन लो होता है या हाई होता है, उसके अगर हम बात करें तो एंटीसेप्टिक लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कहीं पर भी चोट लग गई तो चोट लगने पर अगर एंटीसेप्टिक लिक्विड वहाँ पर डाला जाता है तो हम ये ऐसा करते हैं कि एंटीसेप्टिक लिक्विड अगर उस किसी भी घाव के ऊपर हमने डाला है तो उस घाव को अगर वो पूरी तरीके से कवर कर ले, यानी पूरे घाव पर फैल जाना चाहिए एंटीसेप्टिक लिक्विड, और पूरे घाव पर फैल जाएगा तो वहाँ पर अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की तो अगर पूरे घाव पर वो फैल जाएगा तो इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन जो है वो हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। तो हम कहेंगे कि अगर एंटीसेप्टिक लिक्विड किसी भी घाव पर या कहीं पर भी लगाने पर अगर वो बॉडी के उस पार्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेता है तो मैं बोलूँगा कि एंटीसेप्टिक लिक्विड जो होते हैं उनके लिए सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बहुत कम, वेरी लो। तो मैं कहूँगा एंटीसेप्टिक लिक्विड जो है उनके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी लो होती है, ताकि वो उस बाउंड को, उसको जो घाव हुआ है उसको पूरी तरीके से वो कवर कर ले। जैसे कई बार देखा होगा कोई लिक्विड जो है वो गिरते ही तुरंत फैल जाता है, और कोई ऐसा लिक्विड होता है जो आपने डाल दिया और डालने पर वो उसकी जो बूंद है वो बनी हुई रह जाती है, वो फैलता नहीं है। जैसे वाटर के ड्रॉप की बात करें तो वाटर के ड्रॉप की अगर हम बात करें, कई बार पसीना आ जाता है तो पसीना आने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर छोटी छोटी वाटर के बूंदें जो हैं वो बनी हुई दिखाई देती है, वो बूंदों के रूप में रहता है। अब बूंदों के रूप में इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन हाई है, ठीक है। अगर वो फैल जाता है पूरा, जैसे एंटीसेप्टिक लिक्विड किसी बाउंड पर डाला तो वो फैल जाता है, पूरी तरीके से फैल जाएगा, इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन जो है वो बहुत कम है। तो सरफेस टेंशन जो है वो क्या होता है एंटीसेप्टिक लिक्विड का, वो होता है वेरी लो। जितना कम होगा सरफेस टेंशन उतना ही ज़्यादा बाउंड वो कवर करेगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो हम बात करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल एंड पेंट्स की, कि लुब्रिकेंट ऑयल और पेंट जो है इनका काम क्या होता है। अगर हम बात करें लुब्रिकेंट पेंट की, यानी जो हम पेंट करते हैं लकड़ी पर या फिर घर की दीवारों पर,
तो ये जो लुब्रिकेंट पेंट होता है इसका क्या काम होता है कि ये दीवार जो है उस दीवार के साथ बिल्कुल चिपक जाता है, ठीक है। अब यानी दीवार पर फैलना चाहिए, ये दीवार पर फैलना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ पर अगर लगा दिया तो ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। इसका कोई भी अगर मैं सरफेस टेंशन पेंट का बहुत ज़्यादा ले लूँ तो बहुत ज़्यादा लूँगा तो मैंने अगर यहाँ पर लगा दिया तो इसकी जो ड्रॉप है वो बन जाएगी वहाँ पर, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, जो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने का काम करता है। तो मिनिमम करेगा तो ये यहाँ पर ड्रॉप बना लेगा। अब ड्रॉप नहीं बननी चाहिए, क्यों? पेंट का काम होता है कि वो पूरी तरीके से कवर कर ले दीवार को, तो पूरी तरीके से कवर करने के लिए पेंट को फैलना होता है। और फैलेगा कब? जब इसका सरफेस टेंशन जो है, जो इसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो, मैं बोलूँ वो वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। वेरी लो तो नहीं बोलूँगा, वेरी लो का तो मीनिंग एंटीसेप्टिक लिक्विड की तरह हो गया, लेकिन जो पेंट है उनके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके। अगर हम एक और एग्जाम्पल इसका देखना चाहें, एक और एप्लीकेशन इसकी देखनी चाहें, तो कई बार क्या होता है कि समुद्र जो होता है, ठीक है, जो सी होता है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है, ठीक है। रफ़ का होने का मतलब कि लहरें जो हैं, वेव जो हैं वो उसके अंदर उठती रहती है। अब अगर उस कंडीशन के अंदर उसे शांत करना है, ठीक है, तो शांत करने के लिए उस सी के ऊपर जो है वो ऑयल डाला जाता है। अब ऑयल डालने पर क्या होगा कि ऑयल डालने पर जो उसके अंदर वेव्स बन रही हैं वो वेव नहीं बनेगी, या पहले के कंपैरिजन के अंदर वो वेव जो है वो कम बनेगी। अब वेव्स कम बनेंगी, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या सरफेस टेंशन इंक्रीज होने पर वेव ज़्यादा कम बन रही है, या सरफेस टेंशन डिक्रीज होने पर वेव ज़्यादा बन रही है। तो अगर हम किसी भी रफ सी के ऊपर ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल डालने पर उसकी जो वेव्स हैं वो वेव कम बनती है। यानी वेव कब बनती है, जब वाटर के मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो इकट्ठे नहीं होने देता, इकट्ठे नहीं होने देता, इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो जो रफ सी है, रफ सी कंट्रोल्ड बाय pouring oil on its surface, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसके अगेंस्ट भी हैं, क्यों? क्योंकि अगर ऑयल डाल दिया सी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो ऑयल डालने से जो ऊपर सरफेस के ऊपर, तो ऑयल डालने से जो ऑक्सीजन है वो उस ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर कम हो जाता है सी के अंदर, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पर जो फिश वगैरह हैं या कोई भी उसके अंदर जो जलीय जंतु है, जीव हैं, उनके लिए मुसीबतें हो जाती है, वो मर जाते हैं इससे। तो अगर हम रफ सी की बात करें तो रफ सी को कंट्रोल करने के लिए ऊपर ऑयल डाला जाता है। अब नॉर्मल अगर हम और भी एप्लीकेशन देखें तो और भी कई तरीके की एप्लीकेशन होती हैं, जैसे अगर कोई भी पेंट करने वाला ब्रश है, अब पेंट करने वाले ब्रश को जब हम लिक्विड के अंदर डालते हैं, या जैसे वाटर के अंदर डाल दिया, या केरोसिन का कोई भी टैंक है उसके अंदर हमने डाल दिया, तो उसके जो ब्रश के रेशे होते हैं वो रेशे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, यानी वो ब्रश जो है वो फैल जाता है। और जब मैं उसे वापस ऊपर की ओर खींचता हूँ, उस वाटर से या उस केरोसिन के ऑयल से बाहर निकालता हूँ, तो वो जो ब्रश होता है उसके रेशे जो होते हैं वो एक जगह वापस इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी किसकी वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। तो ये कॉमनली यूज में आने वाली कुछ एप्लीकेशंस थी सरफेस टेंशन के लिए। अब हम सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल करते हैं एक, और उसके बाद में हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, बड़ी छोटा सा क्वेश्चन है, कई लोग तो देखते ही कर भी लेंगे।
A 10 centimeter long wire is placed horizontally on the surface of water and is gently pulled up with a force of 2 into 10 की power minus 2 Newton to keep the wire in equilibrium. The surface tension in Newton per meter of water is. ठीक है, क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई तार है और वो पानी की सतह पर रखा हुआ है। 36 तय का मतलब हो गया बिल्कुल सीधा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऊंचा नीचा बिल्कुल भी नहीं है, तथा इसे 2 गुना 10 की घात माइनस 2 न्यूटन बल लगाकर ऊपर की ओर हम खींच रहे हैं। अब ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो इसे साम्य अवस्था में अगर हमें रखना चाहे तो पानी का पृष्ठ तनाव कितना होगा। तो जो जो चीज़ें दे रखी है उन पर कॉन्सेंट्रेट करो। 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर लंबाई दे रखी है, ठीक है। तो जो वायर है आपके पास, वो वायर है आपके पास कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये वायर है आपके पास और इस वायर की आपको लेंथ जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है कि इसे 2 गुना 10 की घात माइनस 2 न्यूटन बल लगाकर ऊपर की ओर खींच रहे हैं, इसे ऊपर की ओर खींच रहे हैं और बल कितना लगा रहे हैं 2 गुना 10 की घात माइनस 2 न्यूटन, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव कितना होगा, यानी T की वैल्यू अपने को देखनी है सरफेस टेंशन की। तो देखो, अगर ये लिक्विड की सरफेस पर रखा हुआ है, किसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो मेन चीज जो पृष्ठ तनाव इस सरफेस टेंशन टॉपिक के अंदर है वो है आपको सरफेस देखना कि कितनी सरफेस जो हैं वो इस वायर के टच में है। उतने ही यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था कि जो फोर्स लग रहा है वो होता है T इंटू में L। अगर एक सरफेस टच में हो, अगर 2 सरफेस टच है तो क्या हो जाएगा T इंटू 2L। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कितनी सरफेस टच में है। तो लिक्विड के ऊपर हमने रख दिया यहाँ पर ये वायर, ठीक है। तो वायर की जो सरफेस है वो कितनी सरफेस लिक्विड के टच में है, या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो वायर के मॉलिक्यूल पर किधर किधर फोर्स लगा रहे हैं, क्या एक ही सरफेस के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं या 2 सरफेस के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि एक तो सरफेस हो गई है, क्योंकि इधर वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो इधर खींचेंगे और इधर वाले जो वो मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो इस वायर को इधर खींचेंगे। तो यहाँ पर 2 सरफेस हो गई जो इस पर फोर्स लगा रही हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा 2 सरफेस है तो फोर्स जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा T इंटू 2L हो जाएगा, क्योंकि 2 सरफेस यहाँ पर हैं, यानी इधर भी फोर्स लगेगा। ये मैं इसका जो व्यू दे रहा हूँ वो ऊपर से व्यू दे रहा हूँ, ऐसे हम लोग ऊपर से इसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ की 2 सरफेस हैं उन पर फोर्स लग रहा है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T इंटू 2L। T इज इक्वल टू होता है F अब बाई 2L। F की वैल्यू आपको दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में L की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, L की वैल्यू दे रहा है 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना ना भूलें, क्योंकि हमें किस में चाहिए आंसर, हमें चाहिए मीटर के अंदर। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर कितनी लगा दी, माइनस 2 लगा दी मल्टीप्लाई के अंदर, क्योंकि न्यूटन आ रहा है और आंसर आपको बोल रहा है न्यूटन पर मीटर के अंदर। तो हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/10। 1/10 का मीनिंग हो गया 0.1। अब टेंशन है आपके पास, तो टेंशन जो है वो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। तो यह आपके पास टेंशन, सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई 0.1 न्यूटन पर मीटर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आपको देखना क्या है कि इसकी कितनी सरफेस टच में है। अगर बिना देखे हम लोग करें कि T इंटू L कर देते तो T इंटू L करते ही आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर को मीटर में ना चेंज करें तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और जो रॉन्ग आंसर है वो सबसे पहले आपको पहले नंबर के ऑप्शन के अंदर ही देगा वो। तो जल्दी से वो टिक भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है अपने को, बोल रहा है कि देयर इज ए हॉरिजॉन्टल फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन इट, ए थ्रेड इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप, द फिल्म इज पर्स्ड इनसाइड द लूप एंड द थ्रेड बिकम्स ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r. If the surface tension of the loop be T, then what will be the tension in the thread? जब एक साबुन के पानी की सेती सतह पर एक धागे को रखा जाता है,
तो साबुन की फिल्म के कारण वह धागा आर त्रिज्या के वर्ताकार लूप का आकार ग्रहण कर लेता है। यदि लूप का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी हो तो धागे में तनाव कितना होगा। ये एक क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको जो आंसर देना है इस क्वेश्चन का वो उसी के पदों में देना है जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे आर रेडियस आपको दे रखी है तो आर रेडियस में, और आपको पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन टी दे रखा है, तो आंसर जो आपका आएगा वो टी और आर की टर्म में आएगा। और कोई टर्म आएगी तो वो ऐसी आएगी जो नॉन हो अपने पास, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जब एक थ्रेड को हम किसी लिक्विड की सरफेस पर डालते हैं तो लिक्विड की सरफेस पर डालने पर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि जब किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक थ्रेड को डाला जाता है तो जो सरफेस है वो वहाँ पर मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करती है। तो जो हमने थ्रेड डाला है उसकी सरफेस के ऊपर वो भी मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि थ्रेड के अंदर जो है वो साबुन की फिल्म बन जाएगी, और साबुन की फिल्म बन जाएगी तो वो क्या करेगी, मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करेगी। और मिनिमम एरिया जो है वो किसका होता है, स्फेयर का होता है। लेकिन अगर हम 2D शेप की बात करें तो किसका होता है मिनिमम एरिया, सर्कल का होता है। तो सर्कुलर एरिया जो है वो कवर करने की वो कोशिश करता है। यही ये बोल रहा है कि सर्कुलर एक लूप बना रहा है वो, और रेडियस कितनी है उस लूप की, आर है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर सर्कुलर एरिया वो या सर्कुलर लूप वो बना रहा है तो कुछ लूप जो है वो बनाएगा वो इस तरीके का, ठीक है। ये सर्कुलर लूप जो है वो उसने बना लिया। अब इस लूप का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लेके चलूँ, ठीक है, पहली बात तो ये लूप है तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो है वो इस लूप का सेंटर है जिसे हम O से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। इस लूप का हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, जैसे टोटल लेंथ तो हमें पता है बहुत ज़्यादा है, इसकी 2πr हो जाएगी, लेकिन उसी 2πr लेंथ का हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। हमने छोटा सा पार्ट ले लिया जिसकी लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेंगे डेल L। तो डेल L लेंथ का मैं पार्ट यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, और मैं ये देखूंगा कि उस डेल L पार्ट की वजह से कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो मैं अगर यहाँ पर इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये जो लेंथ है वो है आपके पास डेल L, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी लेंथ हमने यहाँ पर ली है। और ये जो डेल L लेंथ है वो सेंटर के ऊपर जो है वो थीटा एंगल ड्रॉ कर रही है, थीटा एंगल बना रही है। अब मैं अगर इसके सेंटर पार्ट से यहाँ पर एक पॉइंट, इस पॉइंट तक, ओरिजिन तक एक लाइन खींच दूँ तो मैं बोलूँगा ये लाइन जो है वो इस कंप्लीट एंगल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेगी, θ/2 और θ/2। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर जो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है टेंशन पूछी है आपको, सरफेस टेंशन गिवन है, टेंशन आपको पूछी है। तो अगर मैं टेंशन को एज्यूम कर लेता हूँ, मैं टेंशन को एज्यूम कितना करूँ, तो मैं लिख लेता हूँ एज्यूम टेंशन इज, या टेंशन इन थ्रेड इज कैपिटल F, ठीक है। तो मैं अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं कि इस पॉइंट पर टेंशन जो है इस थ्रेड के अंदर वो कैसे होगी, तो हमें पता है कि टेंशन जो होती है किसी भी थ्रेड के अंदर या किसी वायर के अंदर, अगर हमें किसी पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है उस टेंशन की, तो वो डायरेक्शन होती है उस पॉइंट से अवे, यानी अवे फ्रॉम पॉइंट जो है वो उस टेंशन की डायरेक्शन होती है, हमेशा बिंदु से किधर जाती है, दूर की ओर। तो अगर मैं यहाँ पर इस थ्रेड के अंदर टेंशन की डायरेक्शन देखूँ तो जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन को मैं बताऊँगा कि ये जो टेंशन है इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट, यानी इधर, और इस तरफ भी अवे फ्रॉम पॉइंट, तो मैं बोलूँगा कि इस तरफ भी हो जाएगी। और ये जो मैं यहाँ पर डायरेक्शन ले रहा हूँ, ये डायरेक्शन ले रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, इस पर क्या कर दूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट यानी जो इसको बिल्कुल टच करती हुई चली जाए, टेंजेंट ड्रॉ कर दी।
अब अगर ये वाला एंगल θ/2 है तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है वो भी कितना बनेगा, वो भी बनेगा θ/2। और ये वाला एंगल अगर θ/2 है तो ये जो एंगल बनेगा F और इसके बीच में ये वाला एंगल जो है वो भी कितना बनेगा, θ/2 बनेगा। अब अपने को क्या देखना है कि सरफेस टेंशन किधर प्रोड्यूस होगा, तो ये रहा आपके पास थ्रेड। इस थ्रेड की अगर हम बात करें तो थ्रेड जो है वो कितनी सरफेस के टच में आएगा, तो अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस कितनी होगी, ये किसी लिक्विड की सरफेस पर रखा हुआ है, लिक्विड की सरफेस पर रखा हुआ है, एक तरफ तो हो गए इधर वाले पार्टिकल, दूसरी ओर हो गए इधर वाले मॉलिक्यूल, और पहले वाले मॉलिक्यूल इधर खींचेंगे, यानी दो सरफेस यहाँ पर होगी। तो उन सरफेस की वजह से यहाँ पर सरफेस यहाँ पर होगी, तो उन सरफेस की वजह से यहाँ पर टोटल कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा। सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें, वो सरफेस टेंशन जो है वो आपको गिवन है T, और उस सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो मैं कहूँगा फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2T इंटू डेल L। डेल L लेंथ आती है, दो सरफेस है यहाँ पर, तो 2T डेल L हमने यहाँ पर लिख दिया फोर्स जो इस सरफेस टेंशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, या इसको मैं फोर्स से ही डिनोट कर देता हूँ, फोर्स ही लिख देता हूँ जो सरफेस टेंशन की वजह से है, क्योंकि F हमने टेंशन को अज्यूम कर लिया है। अब F जो है वो ना तो x डायरेक्शन में है ना y डायरेक्शन में है, तो अगर मुझे इसके साथ कंपैरिजन भी करना हो तो कंपेयर करने के लिए मुझे F के कंपोनेंट करने पड़ेंगे कि F का कोई सा ऐसा कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है या कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो y डायरेक्शन में है। तो x और y डायरेक्शन की मैं बात करूं तो देखो इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो इस पॉइंट पर फोर्स इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है टेंशन, तो मुझे इस फोर्स के कंपोनेंट देखने हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट देखना चाहूँ तो ये रहा आपके पास एंगल कितना, θ/2। जब भी आप किसी की फोर्स के कंपोनेंट करते हो तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है, परपेंडिकुलर रखना है। तो मैं परपेंडिकुलर अगर रखूं तो मैं कहूँगा पहले मैं इसका कंपोनेंट कर रहा हूँ, इसका कंपोनेंट करूँगा तो एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इस वाली डायरेक्शन के अंदर। तो इस वाली डायरेक्शन में जो थीटा के साथ वाला है वो बन जाएगा F cos θ/2, और जो यहाँ पर आएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा F sin θ/2। हो गया इसका कंपोनेंट दो। अब ऐसे ही इसके कंपोनेंट करें तो इसके कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट आएगा इस वाली डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा नीचे इस वाली डायरेक्शन के अंदर। तो ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ यानी कितना बनेगा, F cos θ/2, और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की ओर, वो कितना, F sin θ/2। ये वाला हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन देखनी है कि अगर मुझे इस वाले लूप को या थ्रेड को ऊपर की ओर उठाना है तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा 2T डेल L। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल या सोप का जो सॉल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल जो लगा रहे हैं वो कितना है, F sin θ/2 प्लस F sin θ/2 यानी 2F sin θ/2। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम के अंदर मैं बोलूँगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रहा है इन्हें हमें इक्वल करना है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि साम्य अवस्था हमें चाहिए। तो अगर साम्य अवस्था चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहे हैं उन्हें इक्वल कर देंगे, नीचे की ओर जो फोर्स लग रहे हैं उनके। तो ऊपर की ओर देखो कितना फोर्स लग रहा है, तो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो है 2T डेल L इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, F sin θ/2 प्लस F sin θ/2 कितना हो गया, 2F sin θ/2। ये हो गया अपने पास। अब देखो क्या होगा यहाँ पर कि अपने पास डेल L यानी जो ये लेंथ है इस थ्रेड की उसकी वैल्यू नहीं है,
और मैंने क्या कहा था, आंसर आपको देना है केवल टी और आर की टर्म में। तो टी और आर की टर्म में आपको एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें डेल एल को रिमूव करना पड़ेगा और थीटा को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि डेल एल हमने अपनी इच्छा से लिया है और थीटा जो है वो अपनी इच्छा से हमने लिया है, और एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं डेल एल को कैसे रिमूव करूं? तो यहाँ से डायग्राम को देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो रेडियस है इस वाले थ्रेड जो सर्कुलर रूप बना रहा है, इसकी रेडियस आपको गिवन है आर। अब अगर इसकी रेडियस की वैल्यू अपने को गिवन है, एंगल अगर थीटा है, तो ये वाली जो लेंथ है डेल एल वो किससे निकालेंगे? ये आर्क बन गया क्या डेल एल, और आर्क जो है वो क्या होता है? आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल, यानी डेल एल जो होता है, डेल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस इनटू एंगल। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो डेल एल इज इक्वल टू हो गया आर थीटा। तो मैं यहाँ पर आर थीटा लिख सकता हूँ। इसका क्या करें? अब हमने जो डेल एल की बात की है, वो डेल एल हमने कहा है कि छोटा सा पार्ट है, इस कंप्लीट थ्रेड का क्या है? छोटा सा पार्ट है, यानी बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। और अगर डेल एल स्मॉल होगा तो डेल एल बहुत छोटा है, जितना ज़्यादा ये डेल एल छोटा होगा उतना ही इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो मैं कहूँगा कि डेल एल जब बहुत छोटा है तो जो थीटा है उस थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल। और जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम क्या कहते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर छोटी है तो साइन थीटा बाई 2 अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा किसके? थीटा बाई 2 के। अब देखो डेल एल की जगह रख दो आर थीटा, साइन थीटा बाई 2 की जगह रख दो थीटा बाई 2, क्या बन जाएगा? 2t डेल एल की जगह लिख दिया मैंने आर थीटा इज इक्वल टू 2f, और साइन थीटा बाई 2 की जगह कितना लिख दिया? केवल थीटा बाई 2। देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी आ गई? तो मैं बोलूँगा f इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है? 2tr। तो ये आपके पास उस थ्रेड के अंदर टेंशन की वैल्यू, तो ये आपके पास उस थ्रेड के अंदर टेंशन की वैल्यू आ गई है। अब इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सरफेस टेंशन और टेंशन अलग अलग चीज़ है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीज़ है। सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस पर होता है, और टेंशन क्या? किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी थ्रेड को जब हम खींचते हैं तो खींचने पर जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वो अलग होती है। तो आपको इसके अंदर वही टेंशन पहुंच रहा है जो किसी स्ट्रिंग को खींचने पर प्रोड्यूस होती है, और सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको टी इसने दी हुई है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। छापिए।